चलिए आज बात करते हैं सेक्शन बी की। एंड बच्चों ये जो पूरा सैम्पल पेपर है इसके क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है एंड इसके आंसर्स की जो पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन 21st क्वेश्चन है, डाइल्यूट HCl इज एडेड टू द जिंक ग्रैन्युल्स, हाउ विल यू प्रूव दैट द केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हियर, सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद द टू आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो जिंक ग्रैनुअल्स है, जिंक क्या होता है, एक मेटल है और डाइल्यूट HCl तो एसिड है ही, तो यहाँ पे क्या है, जिंक को मीन्स क्या है, एक मेटल को एसिड के अंदर डाला गया है। तो दोनों की जो रिएक्शन हो रही है उसके बाद हमें बताना है कि कैसे पता चलता है कि यहाँ पे क्या केमिकल चेंज हुआ है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के होने के बाद बच्चों वहाँ पे या तो कोई गैस बाहर निकले मीन्स एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, या फिर वहाँ पे क्या टेम्परेचर के अंदर चेंज आ जाए मीन्स टेम्परेचर ज्यादा हो जाए कम हो जाए, तो ये दो ऐसे चेंजेस है जिसके बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि डेफिनेटली वहाँ पे क्या केमिकल चेंज हुआ है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, चेंज इन कलर भी होता है, जैसे कि इस केस में हो रहा है, यहाँ पे क्या जिंक का जो कलर है वो क्या रिएक्शन के बाद ग्रे टू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इनमें से क्या कोई भी दो चेंजेस को क्या आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन द प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों मैंने यहाँ पे क्या इजी वर्डिंग में लिखा है सो दैट आपको क्या इजी हो जाए याद करना। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि प्लांट्स के अंदर जब क्या फ्रूट फॉर्मेशन होता है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कौन कौन से आते हैं, मींस फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो किस में बदल जाते हैं, सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ओवरी बिकम्स फ्रूट, ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट के अंदर। सेपल्स एंड पेटल्स में फॉल ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, जो सेपल्स पेटल्स इवन स्टेमन जो होता है वो क्या होता है, गिर भी सकते हैं। फोर्थ, दी जाइगोट डेवलप्स इनटू एंड एम्ब्रियो। तो जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड जो एग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो ये क्या डेवलप हो जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो से फिर क्या जो नया प्लांट है वो क्या बनता है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the purpose of making urine in the human body? Name the organs that stores and release the urine. अब देखो यूरिन हमारी बॉडी के अंदर क्यों बनता है, जब हम लोग क्या खाना खाते हैं तो डाइजेशन के बाद जो खाना होता है उसमें से क्या जरूरी जो चीज़ होती है वो तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन अभी भी उसके बाद क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या है वेस्ट चीज़ें रह जाती हैं, तो उनको बाहर निकालना क्या हमारी बॉडी से बहुत ज़रूरी है, और उसी को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में क्या बनता है, यूरिन बनता है। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, टू फिल्टर आउट नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक द यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड इन ह्यूमंस। तो इसी के लिए क्या है, जो यूरिन है वो बनता है सो दैट हमारे ब्लड में से ये जो वेस्ट मटेरियल उनको क्या बाहर निकाला जा सके। अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजिनस वर्ड नहीं लिखना चाहते तो आप स्किप कर सकते हो, सिंपल लिख सकते हो टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, और यूरिन जो है वो स्टोर कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। जब यूरिनरी ब्लैडर क्या पूरे तरीके से भर जाता है तब जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से क्या बाहर आ जाता है थ्रू द यूरेथ्रा। तो रिलीज कहाँ से होता है, यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd के अंदर, और ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, व्हाई डू आर्टरीज हैव द थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर एज द वीन्स हैव द वाल्व्स। तो देखो हमारे पास क्या होता है, जो आर्टरीज एंड जो वेन्स है ये दोनों ही क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, मींस पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आर्टरीज होती है इससे क्या होता है, ब्लड जो है वो जाता है अवे फ्रॉम दी हार्ट। तो आपने याद करना है ए से आर्टरीज, ए से अवे फ्रॉम दी हार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड है वो क्या हार्ट से बॉडी के सभी डिफरेंट पार्ट्स तक क्या है, जो ब्लड है जाता है थ्रू दी आर्टरीज। अब देखो बॉडी के सभी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना है तो ब्लड क्या अंडर हाई प्रेशर होगा ना, अगर हाई प्रेशर होगा तभी तो वो क्या सभी पार्ट्स तक पहुंच पाएगा। तो क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर के अंडर होता है इसीलिए आर्टरीज जो वॉल है वो क्या होती है, थिक होती है, सो दैट वो क्या है इस हाई प्रेशर को झेल सके। ओके, नेक्स्ट इसी के अंदर हमसे पूछा है, वेन्स के अंदर हमारे क्या वाल्व्स क्यों लगे होते हैं, क्योंकि वाल्व्स क्या होता है, सिंपली ये मान लो हमारी क्या है वेन्स है, इसमें क्या होता है इस तरीके से, मतलब मान लो आप गेट जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्व्स, मतलब गेट जैसे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, क्यों लगे होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो वेन्स है इसमें क्या ब्लड इस तरीके से जाता है नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर जब ब्लड जाता है, जैसे जाता है ये वाल्व्स हमारे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, सो दैट जो हमारा ब्लड है वो वापस क्या नीचे की डायरेक्शन में ना मूव करे। इसीलिए वेन्स के अंदर हमारे क्या वाल्व्स लगे होते हैं टू इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज इन द वन डायरेक्शन ओनली। क्वेश्चन नंबर 24, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द 3 मीडिया आर गिवन बिलो। तो नीचे क्या 3 मीडियम दिए हुए हैं ABC, इनके क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमें दिए हुए हैं। ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द A to B, एक हमारी रे क्या है A to B मीडियम में जा रही है, एंड अनदर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द B to C, दूसरी क्या B to C मीडियम में जा रही है। तो ए पार्ट में पूछा है, इन विच ऑफ द 2 केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो देखो बच्चों हमें पता है कि जो रे है हमारी वो क्या है नॉर्मल की तरफ कब बेंड होती है, जब वो जाती है कहाँ से, रेयर टू द डेंसर मीडियम। तो हमने क्या यही आइडेंटिफाई करना है कि किस केस में क्या रेयर टू डेंसर जा रहा है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है जिसको हम लोग क्या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जितना ज्यादा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है मीडियम, उतना ही क्या होता है ज्यादा डेंसर होता चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखो अगर जब A to B रे जा रही है तो यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.6 to 1.8 हो रही है, मीन्स
यहाँ पे क्या एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मींस मीडियम क्या है ज़्यादा डेंसर हो रहा है। तो इस केस में राइट रे क्या है, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो यहाँ पे क्या वो होगी बेंड्स टुवर्ड दी नॉर्मल, मींस क्या ए टू बी जाने में। तो बी टू सी भी आप देख सकते हो, देखो बी टू सी जा रही है, तो यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, 1.8 टू 1.5। तो यहाँ पे क्या है जो मीडियम है वो क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर हो रहा है। ओके, सेकंड केस में हमसे पूछा है इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकंड मीडियम। तो ए टू बी जाने में या बी टू सी जाने में किस में जो लाइट की स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। तो जितना मीडियम क्या होगा, रेयरर होगा, उसमें क्या स्पीड जो है वो क्या ज़्यादा होगी। तो हमें पता है कि सेकंड केस में जब रे क्या है बी टू सी मीडियम में जा रही है, तो वहाँ क्या डेंसर टू रेयर मीडियम हो रहा है, इसीलिए सेकंड का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फ्रॉम बी टू सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम बी का वो क्या ए से ग्रेटर है, इसीलिए वो क्या बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑन पासिंग फ्रॉम द मीडियम ए टू बी। और सेकंड का जो मैंने आपको समझाया, द स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द बी टू सी सिंस एन सी लेस देन एन बी। तो ये आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने सारा आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको कॉपी पे समझा रही हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास क्या एक पीस ऑफ वायर है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है हमें, आर, इज कट इनटू दी 3 इक्वल पार्ट्स। तो इसको क्या, ये जो हमारी वायर थी इसको हमने क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कट कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, 3 पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन दी पैरेलल। तो वायर को कट करने के बाद हर एक पीसेस को हमने क्या इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा लेना है। अभी देखो हमने क्या वायर की टोटल लेंथ ली थी एल और रेजिस्टेंस हमें दी हुई थी। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, L/3। क्लियर। तो इसीलिए क्या जो रेजिस्टेंस होगी, हर एक पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या बन जाएगी फिर R/3, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो अगर हम लोग क्या यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए क्या हमें पता चला कि ये जो हर एक पार्ट है इस वायर का, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, R/3। देन हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 R2 एंड R3। तो यहाँ पे क्या है, सबकी जो रेजिस्टेंस है वायर की वो कितनी है, R/3 है, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 1/R3 1/R3 1/R3। और यहाँ पे क्या टोटल रेजिस्टेंस है 1/R। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे दी हुई है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R1। तो इसकी जो पूरी टोटल रेजिस्टेंस है वो बच्चों में कितनी दी हुई है, R1। तो हम लोग यहाँ पे क्या R की जगह पे क्या लिख देंगे, R1। तो अभी इसको हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3/R। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 3/R 3/R 3/R। अब R यहाँ पे कैल्शियम आ गया, तो ऊपर क्या है 3 + 3 + 3 टोटल कर दो 9 9/R। ये R उधर चला गया तो क्या आएगा, R/R1 इज इक्वल टू 9/1। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहीं तक आंसर को लिख के आ जाएंगे कि 9:1 है। तो बच्चों यहाँ तक नहीं छोड़ना, आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो R1/R। R1/R पूछा, R/R1 नहीं पूछा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1/R, तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1/9। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1:9। Next question, refer to the image below and state how the magnetic field pattern indicates regions where the magnetic field is stronger outside the magnet। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या नीचे जो डायग्राम बनी है, तो आउटसाइड द मैग्नेट क्या कहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो बच्चों, आपको ये पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। जितनी ज़्यादा क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी, मींस जितनी ज़्यादा क्राउडेड होगी उतना ही वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे नियर दी पोल्स, पोल्स के पास क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, बिल्कुल एक दूसरे के पास है। लेकिन अगर हम लोग क्या है इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे क्या जो लाइंस है वो क्या देखो एक दूसरे से कितनी दूर दूर है, तो यहाँ पे क्राउडेड नहीं है, इसीलिए पोल्स के पास में क्या होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो हम लिखेंगे नियर दी पोल्स। सेकंड, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। तो अगर हम लोग क्या करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर इन द रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, दिस मींस दैट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम नियर द पोल्स। एंड इसके बाद क्या, जैसे हम लोग क्या करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे क्या एक फूड चेन दी हुई है जिसमें क्या 5 ट्रॉफिक लेवल है। पहले पार्ट में पूछा है इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल। तो थर्ड लेवल हमारा ये वाला हो गया। इस पे हमें बोला है कि यहाँ पे क्या टोटल जो एनर्जी है वो कितनी अवेलेबल है 100 जूल। देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, जस्टिफाई योर आंसर। तो प्रोड्यूसर लेवल कौन सा होता है बच्चों, पहला लेवल जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, प्रोड्यूसर लेवल। तो हमें यहाँ पे बताना है कि टोटल कितनी एनर्जी अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे क्या कौन सा रूल लगता है, यहाँ पे लगता है 10% जो लो है वो लगती है। 10% लो हमें क्या कहता है कि जब भी हम लोग क्या एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है, पहले लेवल का सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो क्या होती है, अवेलेबल होती है। तो थर्ड लेवल पे हमें बता दिया कि 100 जूल अवेलेबल है, मींस यहाँ पे सेकंड लेवल पे जितनी एनर्जी थी उसका 10% ही आगे गया। तो हम देखेंगे कि 100 किसका 10% बनता है। तो 100 किसका 10% बनता है, 1000 का। अगर हमने किसी का बच्चों 10% निकालना हो तो हम लोग एक जीरो हटाते चले जाते हैं। अगर हमने उल्टा चलना, हमने ये देखना कि 100 किसका 10% है तो वो एक जीरो आप लगा दोगे तो वो कितना है 1000। दैट मीन्स ये जो हमारा सेकंड लेवल है इस पर टोटल कितनी एनर्जी अवेलेबल थी 1000 जूल, तभी इसका 10% 100 जूल एनर्जी आगे क्या है सेकंड टू थर्ड लेवल पास ऑन हुई। अब फिर से बैक चलेंगे, सेकंड टू फर्स्ट पे आएंगे तो अब देखो कि 1000 जो है वो किसका 10% है। तो हमने ये निकालना किसका 10% है, एक जीरो और लगा दो। तो 3 जीरो पहले लगी हुई थी, एक जीरो और लगा देंगे तो कितना बना 10,000 जूल। तो दैट मीन्स प्रोड्यूसर लेवल पे टोटल क्या है 10,000 जूल जो एनर्जी है वो क्या अवेलेबल है। तो इसके ए पार्ट में आंसर क्या लिखेंगे, 10,000 जूल बिकॉज ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक, नेक्स्ट बी के अंदर पूछा है इज इट पॉसिबल टू have 2 trophic levels in this food chain just before the 4th trophic level, justify your answer। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पे ये जो हमारा 4th ट्रॉफिक लेवल है क्या इससे ऊपर हम लोग क्या 2 लेवल को और इंट्रोड्यूस बीच में कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल। तो ये बच्चों पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हर एक नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है 10% एनर्जी ही ओनली अवेलेबल होती है। तो अभी हमने देखा कि थर्ड लेवल पे 100 जूल तो थर्ड पे आ गई थी, इसका 10% निकालेंगे तो फोर्थ लेवल पे सिर्फ कितनी एनर्जी अवेलेबल है 10 जूल, और 10 का भी 10% निकालेंगे तो यहाँ पे 1 जूल ही बच जाएगा। तो आप देख सकते हो कितनी कम एनर्जी है। तो इसीलिए क्या हम लोग क्या इसके अंदर 2 ट्रॉफिक लेवल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बी पार्ट के अंदर आंसर क्या लिखेंगे, नो सिंस द लॉस ऑफ एनर्जी एट द ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी विल रिमेन आफ्टर द 4th ट्रॉफिक लेवल। आगे हमारा सेक्शन सी, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं 27। द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन दी हुई है, ए पार्ट में पूछा है गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज ए थर्माइट रिएक्शन। तो इसको थर्माइट रिएक्शन बच्चों क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या है थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। और उसको वेल्डिंग पर्पज के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके आंसर में लिखेंगे द अबव रिएक्शन इज नोन एज द थर्माइट रिएक्शन बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। या फिर आप कैसे भी लिख सकते हो द मेटल ऑब्टेन्ड विल बी इन द मोल्टन और लिक्विड स्टेट। मैंने आपको बताया था इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि यहाँ पे जो मेटल मिलती है वो क्या हमें मोल्टन स्टेट के अंदर मिलती है। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। आगे है बी पार्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। तो देखो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइज कौन सा होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है। तो आप यहाँ पे कंपेयर करो, अगर हम देखें एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम को क्या लेफ्ट टू राइट साइड जाने में क्या हो रहा है, पहले एल्यूमिनियम अकेला था, यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ क्या हो रहा है ऑक्सीजन, दैट मीन्स जो हमारा एल्यूमिनियम वो क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, राइट। उसके बाद क्या है रिडक्शन का पूछा, रिड्यूस कौन हुआ है, तो मैंगनीज ऑक्साइड को अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस क्या है, उसकी क्या हो रही है रिडक्शन, वो रिड्यूस हो रहा है। आगे है सी पार्ट, गिव ए रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन द थर्माइट रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या है कैसी मेटल यूज करनी है, यहाँ पे हम लोग क्या किसी भी मेटल का ऑक्साइड लेते हैं जनरली, या तो हम लोग क्या आयरन का ऑक्साइड लेते हैं या फिर मैग्नीज का, राइट। तो यहाँ पे क्या है हमें जो मेटल मिलती है वो क्या अकेली मेटल मिल जाती है, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे एक ऐसी मेटल चाहिए जो क्या करे यहाँ से इजिली ऑक्सीजन को रिमूव कर ले, मीन्स जिसकी ऑक्सीजन के लिए क्या हो ज्यादा हो। अदर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी मेटल चाहिए हमें जो क्या हो आयरन और मैंगनीज से क्या हो ज्यादा रिएक्टिव हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है मैंगनीज और ये जो हमारा आयरन है इससे ऊपर हमारा कौन सा होता है एल्यूमिनियम, इसीलिए हम लोग एल्यूमिनियम को क्या करते हैं यूज करते हैं। तो बी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन सा ऑक्सीडाइज्ड होगा कौन सा रिड्यूस होगा। थर्ड के अंदर एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन द थर्माइट रिएक्शन एज इट इज प्लेस्ड अबव द आयरन एंड मैंगनीज इन द रिएक्टिविटी सीरीज। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन और मैंगनीज। दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है ए रेडिश ब्राउन मेटल एक्स इज व्हेन हीटेड इन द एयर गिव्स ए ब्लैक कंपाउंड वाई। तो यहाँ पे क्या ये जो हमारी रेडिश ब्राउन मेटल है एक्स वो कौन सी है हमारी कॉपर। कॉपर को जब हम लोग क्या हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर कॉपर ऑक्साइड के अंदर, विच व्हेन हीटेड
इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव्स द एक्स बैक, हमें क्या फिर से कॉपर मिलता है, एंड एक्स इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्या इम्प्योर कॉपर से कॉपर को क्या प्योर कॉपर को ऑब्टेन करते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखना है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे x क्या होगा कॉपर एंड y हमारा क्या होगा कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये हमारा कौन सा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं रिफाइनिंग करते हैं, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एनोड के ऊपर क्या है इम्प्योर कॉपर लगाया जाता है जिसके अंदर क्या है कॉपर भी है लेकिन साथ में इम्प्योरिटीज भी है, और उसमें से हमने क्या करना है जो प्योर कॉपर है उसको क्या बाहर निकालना है। और यहाँ पे कैथोड पे क्या लगाया जाता है जो प्योर कॉपर होती है उसकी क्या एक थिन वायर यहाँ पे क्या लगाई जाती है। ठीक, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया जाता है वो कौन सा होता है हमारा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो मेटल को हम लोग क्या जिस मेटल को हमने क्या रिफाइन करना है उसी मेटल का हम लोग क्या एक सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉपर को कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, इसके अंदर एसिड थोड़ा सा डाला जाता है सो दैट इसके अंदर क्या ज्यादा जो आइंस है वो क्या प्रोड्यूस हो सके, इलेक्ट्रिसिटी क्या बहुत अच्छे से पास हो सके। क्लियर। उसके बाद क्या यहाँ पे जैसे हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है इसमें से ये जो हमारी इम्प्योर कॉपर है इसमें से क्या प्योर जो कॉपर है वो क्या मूव कर जाता है फ्रॉम दी एनोड टू कैथोड। और यहाँ पे क्या इसके ऊपर क्या धीरे धीरे डिपॉजिट होना प्योर कॉपर डिपॉजिट होता जाता है। तो विद द टाइम ये जो यहाँ पे कॉपर लगा था ये जो वायर है वो क्या है थिक होती जाती है और ये वाली जो है वो हमारी क्या होती जाएगी थिन होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो प्योर कॉपर है वो क्या है यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। और अगर आपको इसका पूरा डिटेल में देखना है तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगी, आप वहां जाके इस प्रोसेस को पूरा डिटेल में समझ सकते हो। नेक्स्ट, वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड साल्ट इन आवर डाइट बाय द डॉक्टर्स, जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंट इन द बॉडी। तो आयोडीन क्यों असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि देखो हमारी बॉडी के लिए क्या है थायरोक्सिन हार्मोन क्या एक बहुत ही जरूरी हार्मोन है। ठीक है, और इसको कौन प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड को क्या थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है आयोडीन। इसीलिए आयोडीन क्या एसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, थायरोक्सिन हार्मोन की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो हमें क्या है गोइटर जो होती है जो गोइटर है वो हमें क्या डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा गला है उसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गोइटर डिजीज। ओके, सेकंड थायरोक्सिन रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो ये क्या है इनके मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है एंड ये क्या करता है बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ इन द बॉडी। आगे है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल और ए बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी मैंने क्या इजी वर्डिंग में लिख दिया है। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होती है किसी भी बच्चे की कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा वो क्या डिपेंड करता है किसके ऊपर सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है देयर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स, कौन कौन से होते हैं नेमली एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो फीमेल के अंदर तो क्या होता है एक्स एक्स मीन्स दोनों सेम ही सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन फादर के अंदर क्या होता है एक एक्स होता है और एक क्या होता है वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा समझा दूं। तो बेबी कब बनता है जब मदर के अंदर जो एग होता है वो क्या फर्टिलाइज होता है किसके थ्रू स्पर्म। और स्पर्म कहाँ से आता है फादर से आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है मदर के अंदर तो हमेशा एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो इस एग के अंदर तो एक्स एक्स ही है, लेकिन फादर से जो स्पर्म आ रहा है अगर उसके अंदर क्या है एक्स क्रोमोसोम है तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो फिर से क्या बना एक्स एक्स का बना। तो यहाँ से मदर से एक्स आया, फादर से भी स्पर्म में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम आया एक्स, तो बेबी कौन सा होगा गर्ल। ठीक है, लेकिन अगर जो स्पर्म आ रहा है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो कौन सा प्रेजेंट है वाई प्रेजेंट है, तो बच्चों कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा एक्स वाई का बनेगा, तब जो बेबी होगा उसका जो जेंडर होगा वो क्या होगा बॉय। तो दैट मींस क्या फादर से जो स्पर्म आ रहा है उसके अंदर क्या 50-50% पॉसिबिलिटी होती है कि उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है या फिर वाई क्रोमोसोम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 50-50% पॉसिबिलिटी होती है किसकी ए गर्ल और बॉय की बीइंग बोर्न इन अ फैमिली। तो इसका जो आंसर है वो मैंने इजी वर्डिंग में लिखा, आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेंस देयर एग्जिस्ट 50% ऑफ द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एक्स कैरिंग ओवम। ओवम मींस क्या एग जो कि मदर से आता है, बाय द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई क्रोमोसोम्स फ्रॉम द फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जैसे कि हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसको हम लोग किससे लिखते हैं वी से। तो अब बच्चों हमें पता है कि जो लाइट की जो स्पीड होती है एयर के अंदर वो सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर मीडियम, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसीलिए ये जो सी बाई वी है ये रेशो क्या होगा ग्रेटर देन 1, क्योंकि सी जो होता है वो हमेशा क्या होता है वी से ज्यादा होती है इसकी वैल्यू, इसलिए क्या ग्रेटर देन 1 आ गया। अब हमें पता है कि सी बाई वी किसके इक्वल है एन के इक्वल है, दैट मींस हम कह सकते हैं कि एन क्या है ग्रेटर देन 1। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 1।
आगे इसका सेकंड पार्ट है, इन द फिगर बिलो अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम द एयर इनटू द सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक, गिव अ रीजन वाई द रे डज नॉट डेविएट एट द सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो रे हमारी आ रही है, लाइट रे आ रही है, ये क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रही है, यहाँ पे क्या सरफेस के परपेंडिकुलरली आ रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या ये जो नॉर्मल इंसिडेंस यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या एंगल आई 0 होगा और एंगल आर भी क्या होगा हमारा 0 होगा, इसलिए यहाँ पे क्या कोई भी डेविएशन नहीं होगी। आगे इसके थर्ड पार्ट में क्या है, कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द अबव सिनेरियो व्हेन द लाइट रे कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम द टॉप फ्लैट एंड। तो यहाँ पे क्या हमें डायग्राम कंप्लीट करनी है कि यहाँ तक तो रे आ गई है, इसके आगे वो कहाँ जाएगी। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या प्लास्टिक जो कि हमारा क्या एक डेंसर मीडियम है और ऊपर क्या एयर, तो ये हमारा क्या एक रेयर मीडियम है। दैट मीन्स क्या यहाँ पे जो रे है वो प्लास्टिक से क्या बाहर जाएगी जब, तो वो क्या डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, और जब डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो वो क्या होती है बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इस तरीके से ये डायग्राम क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, द रे ऑफ लाइट इज अंडरगोइंग द नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहाँ पे क्या नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कोई भी डेविएशन नहीं होगी। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाई दिया कि इसको आपको कैसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमारे पास क्या है, करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके लिए हमारी कौन सी लॉ है, जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, H = I²RT। तो सबसे पहले बच्चों आपने ये फॉर्मूला ही लिखना है, इसको देख के आप इजीली बता पाओगे कि जो हमारा इसके अंदर हीट है वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इक्वल टू पड़ी है तो दैट मीन्स क्या हीट इन तीनों चीज़ों के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 1 बाय 1 इनको आपने लिख देना है। I² का I मतलब क्या होता है करंट, तो I का स्क्वायर है तो लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। R का मतलब क्या रेजिस्टेंस, तो टू द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। टी क्या होता है टाइम, तो लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। और ऊपर हमने लिख ही दिया कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन तीनों चीज़ों के क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो किस किस के ऊपर क्या हमारी जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर की किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस क्या होता है आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो पहला पॉइंट क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो आप अगर चाहो तो ये लिखने के बाद इसके सामने आप ये वाली चीज़ भी लिख सकते हो, थोड़ा एग्जाम में इंप्रेशन आपका अच्छा जाएगा। उसके बाद क्या है, जो आर है वो और किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेकंड पॉइंट है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसके सामने आप ये वाली चीज़ लिख सकते हो। तीसरा द नेचर ऑफ मटेरियल एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो सी और डी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ए एंड बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वाले 2 पॉइंट लिख दो, सफिशिएंट है। Next question, Ananya responded to the question, why do electrical appliances with metallic bodies are connected to the mains through a 3-pin plug, whereas an electric bulb can be connected to a 2-pin plug? तो उसने आंसर दिया 3-pin connections reduce the heating of connecting wires। तो हमसे पूछा पहले क्वेश्चन में इज हर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट जस्टिफाई। तो बच्चों इसका जो आंसर है अनन्या का वो क्या बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो जो हमारे क्या होते हैं, जो मेटालिक बॉडीज वाले जो हमारे क्या अप्लाइंसेज होते हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 3-पिन प्लग। तो 3-पिन प्लग के अंदर क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाली पिन होती है वो किसके लिए होती है, अर्थ पिन होती है, हमारी अर्थ वाली पिन होती है। सो दैट जो मेटालिक बॉडीज है उनके ऊपर अगर कोई चार्जेस इकट्ठा होता है तो उनको क्या वापस अर्थ में पहुंचाया जा सके, सो दैट झटकों से बचा जा सके। इसीलिए क्या है उनके लिए 3-पिन प्लग हमारे लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो आंसर लिखेंगे अनन्याज आंसर इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद द मेटालिक बॉडीज नीड एन अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पार्ट टू द फ्लो ऑफ द करंट। तो वो क्या करता है, अर्थ वायर ही होते हैं। तीसरी प्लग तो वो क्या करती है, कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करती है टू द फ्लो ऑफ करंट इन केस देयर इज एन एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टिंग बॉडी ऑफ द अप्लायंसेज। ओके, दूसरा क्या है सेकंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फ्यूज इन ए डोमेस्टिक सर्किट। तो फ्यूज का काम क्या होता है, पीछे से अगर एक्सेस करंट आ रहा है तो उसको क्या आने से रोकना, उसको ब्लॉक करना। ठीक है, और ये काम कैसे करता है, जब भी पीछे से क्या कोई एक्सेस करंट आता है तो ये जो वायर है वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जो करंट है वो आगे क्या नहीं जाता है। और फ्यूज की नीड क्यों होती है, क्यों एक्सेस करंट को रोकना जरूरी है, क्योंकि बच्चों हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जिनको इतनी ज़्यादा करंट की नीड नहीं होती। तो अगर पीछे से एकदम बहुत ज़्यादा करंट आ गया तो वो हमारे अप्लायंसेज क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो उन्हीं को बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो ये था बच्चों बी एंड सी पार्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या है डी एंड ई सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।